तो एक एक लाइन को सबसे पहले आप चेक करोगे। और ये देखिए हमारे पास ये PM660 और PM660 जो डबल पावर आईसी यूज किया गया है, इसकी ये क्या है, बूट सीक्वेंस है। डेड फ़ोन अगर आपके पास आए तो इसकी एक एक बूट सीक्वेंस को और एक एक सप्लाई को और एक एक वोल्टेज को आप इसकी चेक कर सकते हो कि इसमें कहाँ से फॉल्ट है। और वैसा ही इसकी MTK 6357 CRV की जो आईसी है उसकी भी देखिए एक एक करके आप उसकी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। ये 2 वोल्ट या 3 वोल्ट आउटपुट कर दिया इस पावर आईसी ने, तो क्या होगा, ये CPU आपको डैमेज हो जाएगी। इसीलिए ये सेंसिंग का लाइन यूज किया गया है ताकि इस जो वोल्टेज आउटपुट कर सके S2 से, इसकी सेंसिंग कर सके पावर आईसी। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे चार्जिंग आईसी और पावर आईसी और MMC और CPU। ये जो चारों आईसी लगे होते हैं हमारे फ़ोन में, और इस MMC में रैम भी जुड़ा होता है। तो इसकी जो एक एक वोल्टेज होती है, जब हम इसकी बैटरी लगाते हैं इसमें फ़ोन में, तब हमारी कौन कौन सी सप्लाई एक्टिव होती है, और जब हम इसमें चार्जर लगाते हैं तब हमारी कौन कौन सी सप्लाई एक्टिव होती है, उसी के बारे में बात करेंगे हम अच्छी तरीक़ा से, फुल डिटेल में, और फुल एक्सप्लेन करेंगे इसको कि कब हमारी कौन सी सप्लाई एक्टिव होती है और कौन सी आईसी एक्टिव होती है सबसे पहले, और उसके बाद में उसकी कौन सी आईसी एक्टिव होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बैटरी कनेक्टर से ही हम स्टार्ट करेंगे कि जब आप इसमें बैटरी लगाते हो तो बैटरी में जितना भी चार्ज होता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक, इसकी मैक्सिमम वोल्टेज 4.2 होती है, मिनिमम इसकी 3.7 वोल्टेज होती है। तो जितना भी आपकी बैटरी चार्ज होगी, बैटरी चार्ज होने के बाद 3.7 से लेकर 4.2 तक जो इसकी वोल्टेज होगी वो हमारी वीवेट के नाम से कहाँ जाएगी, ये चार्जिंग आईसी में जाएगी। और ये देखिए हमारी PMI 8940, इसके जगह पर PMI 632, इसके जगह पर और भी जितने भी अलग अलग आईसी हैं वो हो सकते हैं यहाँ पे। तो वो जो सप्लाई जाती है वो इसकी क्या होगी, सेम होगी। तो ये जो डायरेक्ट जाएगी वीवेट के नाम से, ये जाएगी डायरेक्ट चार्जिंग आईसी में, और ये क्या करेगी, चार्जिंग आईसी को एक्टिव करेगी। और एक्टिव करने के बाद ये फिर यहाँ से एक VPH पावर क्या होगा, जनरेट होगा, जो हमारी 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज रहेगी, जो हमारी बैटरी के बराबर ही वोल्टेज यहाँ पर भी आपको चार्जिंग आईसी के बाद भी यहाँ पे वोल्टेज सेम ही दिखेगा। खाली यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे सिर्फ एक नाम दे दिया गया है, और इसको DC टू DC कन्वर्टर ऐसे भी बोलते हैं। और इसकी जो वोल्टेज रहेगी वो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक रहेगी, और एक कोयल से क्या होगा, बूस्ट कोयल से पास करके दिया जाता है। और जब ये हमारी एक्टिव होगी तो हमारी ये सबसे पहले, जब हम इसमें बैटरी लगाएंगे तो हमारी सबसे पहले जो वोल्टेज एक्टिव होती है वो हमारी चार्जिंग आईसी की वोल्टेज एक्टिव होती है। अगर ये वोल्टेज VPH पावर इसमें क्या होगा, नहीं बना, तो क्या कौन सा आपको फॉल्ट मान के चलना है कि हमारी चार्जिंग आईसी ख़राब है, इसीलिए हमारी VPH पावर एक्टिव नहीं हो रही है। अगर ये एक्टिव हो जाती है तो एक्टिव होने के बाद में हमारी कौन सी सप्लाई कहाँ जाएगी, ये VPH पावर बनने के बाद ये हमारी पावर आईसी में जाएगी। और पावर आईसी में जो हमारी S1 से लेकर S6 की जो सप्लाई होती है उसको एक्टिव कराने के लिए ये इनपुट वोल्टेज दिया जाता है, जो कि हमारी S1 S2 S3 S4 S5 S6 की जो सप्लाई होती है वो हमारी एक्टिव कराने के लिए इनको दिया जाता है, जो कि VPH के नाम से, जो कि इसमें वोल्टेज होता है वो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक दिया जाता है। और ये वोल्टेज मिलने के बाद क्या होगी, जस्ट जो हमारी वोल्टेज आउटपुट होगी, वोल्टेज बनेगी जो हमारी, वो एक TP पॉइंट पे बनेगी, जो हमारी कीपैड पावर N के नाम से, अगर आप स्कीमेटिक में रीड करोगे तो कीपैड पावर N के नाम से बनेगा, जो कि हमारी पावर बटन के पास ये वोल्टेज बनेगी 1.8 वोल्टेज। तो ये सबसे पहले एक्टिव होगी वीवेट लाइन, और वीवेट लाइन एक्टिव होने के बाद ये दूसरी जो हमारी एक्टिव करेगी लाइन को, वो हमारी VPH लाइन को एक्टिव करेगी। और ये एक्टिव होने के बाद यह क्या होगी, ये हमारी फिर पावर स्विच के पास ये वोल्टेज बनेगी 1.8 वोल्टेज। और ये जो सप्लाई आप देख रहे हैं वीरेज L3 और S4 S3 S2 S5 और S6, वीरेज L5 और वीरेज L8, ये सप्लाई तब तक नहीं बनेगी जब तक आप इसमें, जब आप इसकी पावर बटन को प्रेस नहीं करोगे, तब तक ये वोल्टेज क्या होगी, रुकी रहेगी। यहाँ तक वोल्टेज आपकी बनेगी जब आप बैटरी लगाओगे तो, और इसकी जो आगे की सप्लाई है वो वोल्टेज नहीं बनेगी। अब आप जैसे ही इसमें पावर बटन को क्या करोगे, प्रेस करोगे, और प्रेस करने के बाद जो हमारी पहली सप्लाई बनेगी वो हमारी S4 की सप्लाई होगी, जो हमारी हायर LDO के नाम से भी जानी जाती है। वो हमारी जो सप्लाई की वोल्टेज होगी वो 2.5 वोल्टेज होगी।
और ये एक्टिव होने के बाद ये वापस पावर आईसी में ही चली जाती है, और वापस जाने के बाद ये इसकी जितने भी सारी एलडीओ होती है एक्टिव कराने की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको एक्टिव कराने के लिए चली जाती है। और फिर जो हमारी होती है S3 की, जो इसको हम लोग लोअर एलडीओ के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक्टिव होने के बाद ये वापस पावर आईसी में भी चली जाती है। जो भी इसकी एलडीओ की सप्लाई ऑन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक्टिव कराने के लिए चली जाती है। फिर जो हमारी तीसरी सप्लाई ऑन होती है वो हमारी वीरेज L3 की जो सप्लाई है वो ऑन होती है और वो जाती है डायरेक्ट CPU में। और उसके बाद फिर हमारी S2 की सप्लाई ऑन होती है, और ऑन होने के बाद वो जाती है कहाँ, डायरेक्ट CPU में जाती है। और S2 में भी देखिए हमारी एक लाइन और जुड़ी हुई है जो कि हमारी सेंसिंग का काम करती है। अगर मान लीजिए इसकी वोल्टेज 1.3 से लेके 1.8 वोल्टेज तक आउटपुट हो रही है, अगर ये ज़्यादा सेंस कर लेगी यहाँ इस पावर आईसी में, तो ये क्या होगी, इस लाइन को एक्टिव करा देगी, ताकि अगर मान लीजिए कि यहाँ 1.8 वोल्टेज आउटपुट यहाँ पे मिलना चाहिए इस CPU को, अगर मान लीजिए 2 वोल्ट या 3 वोल्ट आउटपुट कर दिया इस पावर आईसी ने, तो क्या होगा, ये CPU आपको डैमेज हो जाएगी। इसीलिए ये सेंसिंग का लाइन यूज किया गया है, ताकि इस जो वोल्टेज आउटपुट कर सके S2 से, इसकी सेंसिंग कर सके पावर आईसी। अगर ये ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट करेगी तो ये क्या करेगी, पावर आईसी को सेंसिंग के लाइन से क्या करेगी, ये बंद करा देगी पावर आईसी को, और ये एक्टिव नहीं होगी ये S2 वाली हमारी लाइन। और S2 वाली जब एक्टिव नहीं होगी तो हमारी क्या होगी, CPU डैमेज नहीं होगी। वरना अगर 1.8 वोल्टेज की CPU की ज़रूरत है, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो जाता है, अगर एक्टिव हो जाता है, तो क्या होगी, हमारी CPU डैमेज हो जाएगी। और वैसा ही हमारी S5 और S6 की जो सप्लाई होती है वहाँ से ऑन होती है, और ऑन होने के बाद पावर आईसी से ये डायरेक्ट जाती है CPU में। और इसमें भी देखिए एक सेंसिंग लाइन का यूज किया गया है, ताकि इसकी ज़्यादा कम वोल्टेज आ सके तो इसकी ऑफ और ऑन करा सके पावर आईसी को, और पावर आईसी को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। और हमारी जो सप्लाई बनती है उसके बाद वो हमारी वीरेज L5 बनती है, वो हमारी CPU में भी जाती है, और हमारी रैम में भी जाती है, और हमारी मेमोरी में भी जाती है। ये वोल्टेज हमारी बहुत सारी जगहों पे जाती है। जब आप इसको स्कीमेटिक में रीड करोगे वीरेज L5 की लाइन को, तो आप देखोगे कि ये लाइन सेंसर आईसी में भी जा रही है, पावर आईसी में भी जा रही है, और रिंगर आईसी में भी जा रही है, चार्जिंग आईसी में भी जा रही है, और फिर स्पीकर आईसी में भी जा रही है। बहुत सारी आईसी में ये जाता है L5 की जो लाइन है यहाँ पे। और इसकी डाटा और क्लॉक की लाइन जो यूज़ होती है, यहीं से इसको पूरा वोल्टेज दिया जाता है। और फिर जो हमारी सप्लाई बनती है वो हमारी वीरेज L8 की जो सप्लाई होती है, जो हमारी एमएमसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है, जो हमारी 2.8 वोल्टेज होती है, वो हमारी पावर आईसी से ही बनती है, और बनने के बाद वो जाती है डायरेक्ट एमएमसी में। तब हमारी एमएमसी एक्टिव होती है, और हमारी रैम एक्टिव होती है, और हमारी CPU एक्टिव होती है। तब हमारे फ़ोन में क्या होता है, लोगो दिखाता है जिस भी कंपनी का फ़ोन रहता है उस कंपनी का। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि पावर आईसी में जब आप किसी भी फ़ोन में आप बैटरी लगाते हो, तो बैटरी लगाने के बाद सबसे पहले इसकी चार्जिंग ऐसी ऑन होती है, और चार्जिंग ऐसी ऑन होने के बाद इसकी VPH पावर ऑन होती है, और VPH पावर ऑन होने के बाद जस्ट ही हमारी जो कीपैड पावर N जो लिखा हुआ होता है वो ऑन होता है, पावर स्विच के पास वोल्टेज आता है। और जब तक आप इसको प्रेस नहीं करोगे तब तक ये जो सारी सप्लाई है ये एक्टिव नहीं होगी, और जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तब ये इसकी जो सारी सप्लाई है वो एक्टिव हो जाएगी। और एक्टिव होने के बाद जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये तो रही इसकी बैटरी की कंडीशन। जब आप इसमें बैटरी लगाओगे तो इसकी सप्लाई ऑन होगी। और जब आप इसमें चार्जर लगाओगे तो चार्जर लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ से 5 वोल्टेज इसकी आउटपुट होगी। चार्जर वाला जो वोल्टेज होगा 5 वोल्टेज, वो आउटपुट होने के बाद ये कहाँ जाएगी, डायरेक्ट चार्जिंग आईसी में। और चार्जिंग आईसी में जाने के बाद ये चार्जिंग आईसी को एक्टिव करेगी। उसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनेगी वो हमारी, और वो जो वोल्टेज बनेगी हमारी, वो VPH पावर में वोल्टेज बनेगी। वो सबसे पहले चार्जिंग की जो VBUS के नाम से जो लाइन आ रही है यहाँ पे 5 वोल्टेज, अब जैसे ही आप इनपुट करोगे इस चार्जिंग ऐसी के अंदर इनपुट होगी, और इनपुट होने के बाद ये जो कॉइल से ये आउटपुट होगी वो हमारी VPH पावर होगी, जो कि हमारी 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक आउटपुट होगी। जो हमारी बैटरी में जितना भी बैटरी में जैसे ऑन हो रहा था वैसा ही इसकी ऑन होगी वोल्टेज VPH पावर। और फिर जस्ट हमारी देखिए VBAT लाइन इसकी ऑन होगी, जो कि यहाँ पे वोल्टेज दी जाती है हमारी 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक, ताकि इसकी बैटरी को क्या कर सके, चार्ज कर सके जब आप चार्जर में लगाते हो। तो जब आप चार्ज में लगाते हो तब इसकी क्या होती है, सारी सप्लाई इसकी VPH पावर ऑन होने के बाद ये पावर आईसी एक्टिव होती है। और पावर आईसी एक्टिव होने के बाद ये S4 S3 S2 S5 और S6 की जो जितने भी ये सप्लाई दिख रही है ये क्या होती है, एक्टिव हो जाते हैं। क्यों एक्टिव हो जाती है,
क्योंकि आप जैसे ही चार्जर लगाते हो, चाहे आप फ़ोन ऑफ में लगाओ चाहे आप ऑन की कंडीशन में लगाओ, तो जैसे ही उसमें चार्जर लगाते हैं तो चार्जर में लगाने के बाद फ़ोन में एक लोगो शो होता है, और लोगो शो होने के लिए पावर ऐसी को एक्टिव होना ज़रूरी है। और पावर ऐसी जब एक्टिव होगी तो पावर ऐसी जब सारी लाइन को एक्टिव करेगी तब हमारी सीपीयू भी एक्टिव हो जाएगी, और फिर सेम टू सेम हमारी एमएमसी भी एक्टिव हो जाएगी, तब तो हमारे फ़ोन में लोगो दिखेगा, वरना ये लोगो नहीं दिखेगा। तो आपके पास अगर डेड फ़ोन आता है तो आप सबसे पहले उसकी चार्जर को लगा के उसकी सप्लाई को चेक करें, क्योंकि आप इस कंडीशन में बैटरी को लगा के चेक करोगे तो यहीं तक वोल्टेज बताएगा और इसकी आउटपुट में वोल्टेज नहीं बताएगा जब तक आप इसकी पावर बटन को प्रेस नहीं करोगे। और हो सकता है इसकी कंडीशन में ऐसी हो रही हो कि पावर बटन दबाने के बाद 10-20 या लो बूटिंग जा रहा हो, तो आपको इस कंडीशन में वोल्टेज इस साइड नहीं मिलेगा। S4 S3 S2 की जो सप्लाई होती है S1 से लेकर S6 तक, वो आपकी यहाँ पर एक्टिव नहीं होगी। तो आप इसकी चार्जर को लगाने के बाद इसकी वीबीएस सप्लाई को चेक कर ले सबसे पहले कि इसकी 5 वोल्टेज इनपुट हो रही है चार्जिंग आईसी के अंदर या नहीं। अगर ये इनपुट हो रही है तो इनपुट होने के बाद जस्ट हमारी जो वोल्टेज बनती है वो वीपीएच पावर बनती है, और फिर उसके बाद जो चार्जिंग आईसी से आउटपुट हो रही है वो वीपीएच पावर को चेक कर ले कि 4.2 से 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक यहाँ पे बन रही है या नहीं बन रही है। और जब ये वोल्टेज बन जाए तब आप इसकी पावर बटन को चेक कर सकते हैं वहाँ पे वोल्टेज कि यहाँ पे भी वोल्टेज 1.8 वोल्टेज यहाँ पे एक्टिव है या नहीं है। अगर यहाँ पे भी एक्टिव नहीं रहेगा तो ये आप पावर ऐसी काम ही नहीं करेगी, तभी तो ये वोल्टेज को एक्टिव यहाँ पे 1.8 वोल्टेज पावर के पे एक्टिव नहीं करेगी। और अगर यहाँ तक तो मान लीजिए वोल्टेज इसकी ओके है चार्जर लगाने के बाद भी, तब आप इसकी सबसे पहले जो सप्लाई है वो S4 की है, जो आप इसको चेक कर सकते हैं कि 2.5 वोल्टेज एक्टिव होता है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। फिर इसकी S3 वाली सप्लाई चेक कर सकते हैं, और फिर इसकी L3 वाली सप्लाई चेक कर सकते हैं, जो कि हमारी वीरेज L3 के नाम से एक्टिव होती है, उसको आप चेक कर सकते हैं। और फिर जितनी भी सप्लाई बन रही है इसकी एमएमसी के लिए और रैम के लिए और सीपीयू के लिए, ये सारी सप्लाई को आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। और हर आईसी का एक एक बूट सीक्वेंस होता है जिसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे में ये देखिए हमारे पास कुछ आईसी हैं जो देखिए हमारे पास PM8937 और PM8940 दोनों का बूट सीक्वेंस क्या है, सेम है। इस तरीके से आप एक एक लाइन को चेक करके आप डेड फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एक एक तरीक़ा से कि इसकी कहाँ से फॉल्ट है। तो एक एक लाइन को सबसे पहले आप चेक करोगे, और ये देखिए हमारे पास ये PM660 और PM660 जो डबल पावर आईसी यूज़ किया गया है, इसकी ये क्या है, बूट सीक्वेंस है। डेड फ़ोन अगर आपके पास आए तो इसकी एक एक बूट सीक्वेंस को और एक एक सप्लाई को और एक एक वोल्टेज को आप इसकी चेक कर सकते हो कि इसमें कहाँ से फॉल्ट है। और वैसा ही इसकी MTK 6357 CRV की जो आईसी है उसकी भी देखिए एक एक करके आप उसकी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं और उस फ़ोन को डेट से ऑन कर सकते हैं और ऑन करके अपनी प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से काम करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि किस लाइन पे कितनी वोल्टेज आती है और कब हमारी सीपीयू एक्टिव होती है और कब हमारी एमएमसी एक्टिव होती है। और अगर आपको हर आईसी के बारे में डीप नॉलेज चाहिए और अगर एक एक आईसी के बारे में एक एक वोल्टेज की ज़रूरत है कि कब हमारी कौन सी वोल्टेज एक्टिव होती है और कौन सी वोल्टेज इसके बाद में एक्टिव होती है, तो अगर इस तरीके से आपको नॉलेज चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके आप में अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। आप मेरा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।